बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। मैं इस वक्त सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट है, एक तमानियत है, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमें बड़ी तसल्ली दी है। ये जेल है, सेंट्रल जेल है। आपको याद होगा कि ईद पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम चला था इसी सेंट्रल जेल से, बहुत पसंद किया आपने। और उसमें एक सेगमेंट हमने किया था, एक कैदी था मोइनुद्दीन नाम का, उससे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी कि जो कि 26 साल से एक कत्ल के केस में इस सेंट्रल जेल में 26 साल से सज़ाए मौत का कैदी जेल काट रहा है। इखलाकी तौर पे उसके लिए तमाम जेल के कैदी और उसके किरदार के हवाले से जो पुलिस है वो ये बता रही है कि इंतहाई नफीस बंदा, यानी कि जिसको अपने ना सिर्फ उस एक्सीडेंटली होने वाले उस अपने हाथ से जो क्राइम हुआ था, जो कि कत्ल था, उसके ऊपर ना सिर्फ उसे पछतावा था, बल्कि इस चीज़ को एडमिट किया उस फैमिली ने जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई थी, जिनके साथ जिनका जो इनके हाथों से जिसका कत्ल हुआ था। इवन कि उसकी फैमिली ने इनके साथ पैचअप कर लिया इस वजह से कि उनको भी लगा कि ये एक्सीडेंटली एक कत्ल हुआ था। ये तो हो गई उसकी, मैं आपको थोड़ी सा रिकॉल कर रही हूँ आपकी मेमोरीज़ को। उसमें मोइनुद्दीन साहब जो थी, उनका वो जो एक सेगमेंट था, उसने मुझे भी रुला दिया था जब उन्होंने कहा कि मैंने 26 साल से अपनी फैमिली को नहीं देखा, इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली को ये लगता है कि मुझे फांसी की सज़ा हो चुकी है, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, जबकि मैं ज़िंदा हूँ। और वो यहाँ से नाउमीद होकर ढाका जो है वो शिफ्ट हो गए, सारी की सारी फैमिली। तो मैंने 26 साल से अपने घर में से किसी को नहीं देखा। इस वक्त सबकी मुलाकातें आती हैं, मेरी नहीं आती। और इनकी मर्सी की जो अपील है वो सदर पाकिस्तान के पास गई हुई है। हमने वो सेगमेंट किया, बाखुदा हमारा इरादा तो ये था कि किसी तरीके से ग्रुप्स में उनका ये क्लिप या फिर किसी तरह ये क्लिप काट के हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, उसके बाद इनकी फैमिली तक जो है ये शायद पहुंच जाए, तो अल्लाह करे कि हमारी कोशिश कामयाब हो। बड़ी नेक नियति से हमने किया। आप यकीन करें कि जब अल्लाह रास्ते निकालता है ना, तो फिर वक्त नहीं लेता। मेरा ये प्रोग्राम चला, मोइनुद्दीन साहब का ये सेगमेंट अभी चल ही रहा था कि इस दौरान में इनकी फैमिली ने वो प्रोग्राम देखा। उन्होंने हमसे फौरी तौर पे रब्ता किया, एक खुशगवार हैरत के साथ, बेइंतहा शुक्रिया के साथ। और फिर उन्होंने जिन जज्बात के साथ कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, आपका प्रोग्राम देख के बाद हमें पता चला कि ये ज़िंदा हैं, और फौरी तौर पे उन्होंने यहाँ पे रब्ता किया। 26 साल बाद मोइनुद्दीन की मुलाकात होती है अपने घर वालों से हमारे उस प्रोग्राम के तवस्सुत से। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है आज आपके लिए। हमने जो गुज़श्ता से पेवस्ता की तरह, यानी जो ईद पे आपने प्रोग्राम देखा था, ये उसका जो एक फॉलो प्रोग्राम है वो आप देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिए जनाब। इस वक्त मैं आपको उस शख्स से मिलवा रही हूँ। अगर मोइनुद्दीन का ये केस हम तक किसी ने पहुँचाया, और वो भी एमरजेंसी में, उस वक्त मुझे अभी तक याद है कि अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है, अगर किसी को अल्लाह ताला ने उसकी सुन्नी हो तो ऐसे रास्ते बनाता है कि हमें कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर, हम पहले ये प्रोग्राम करके गए, वो प्रोग्राम टेक्निकल वजूहात की बिना पर डंप हो गया, फिर दोबारा हमें ये प्रोग्राम करने के लिए आना पड़ा। उस 24 घंटे के अंदर मोइनुद्दीन के जो था ना, शायद अल्लाह ताला ने कुछ लिखा हुआ था, ये एक बहाना बन गया। अगर हम पहले वाला प्रोग्राम जो हम करके गए थे वो डंप ना होता, तो शायद आज मोइनुद्दीन को, इनके घर वालों को कभी ना पता चल सकता, ना हमें पता चल सकता है मोइनुद्दीन नाम का कौन सा कैदी यहाँ पर 26 साल से कैद काट रहा है, और इसके घर वालों को नहीं पता कि ये ज़िंदा है और ये यहाँ पे ज़िंदा है। माइग्रेट करके चली गई ढाका फैमिली। ये इतना बड़ा केस था कि हमें पता ही ना चलता। जिस शख्स ने हमें, आपको याद होगा मेरे अल्फाज उस वक्त उस सेगमेंट के, कि मैंने कहा था कि जो पुलिस एक ऑफिसर जो कि यहाँ पे तैनात हैं वो भागे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक कैदी के हवाले से, और फिर उन्होंने मुझे मोइनुद्दीन का रेफरेंस दिया था, और हमने उसी वक्त फिर मोइनुद्दीन को बुलाया और उनके साथ हमने सेगमेंट किया। वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप, मुझे अभी भी याद है कि पिछले हफ्ते जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आई थी, ईद का खुसूसी प्रोग्राम था, मैं वहाँ पर बैठी हुई प्रोग्राम कर रही थी आम कैदियों के साथ। आप भागे भागे मेरे पास आए और आपने कहा कि एक कैदी ऐसा है मोइनुद्दीन नाम का, ये उसका मामला है कि वो ज़िंदा है, सज़ाए मौत का कैदी है, और 26 साल से वो इस जेल में है, और इसके घर वालों को ये लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो ये सोच के माइग्रेट करके ढाका चले गए हैं। अब इनकी फैमिली का एक दफ़ा इनसे मुलाकात 26 साल में कभी नहीं हुई है, और आपके तवज्जुह से वो हमने प्रोग्राम मोइनुद्दीन के ऊपर किया। इनकी फैमिली का उसी वक्त विदिन 24 आवर्स उन्होंने वो प्रोग्राम देखते के साथ ही हमसे रब्ता किया बैरून मुल्क से, और वो फिर देखें मुलाकात हो गई। जब आपने ये मंज़र देखा तो एक पुलिस ऑफिसर के अलावा जो एक अंदर का इंसान होता है जिसमें जज्बात होते हैं, उसने ये मंज़र किस अंदाज में देखा था? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने कहा, इत्तेफाक की बात यह है कि ज़्यादातर मीडिया की कई चीज़ें मैं डील कर रहा होता हूँ, और कुदरती तौर पे
इनके जो चेन वाला है उसकी मुलाकात आती है, तो उसके भांजे ने या भाई ने मुझसे रब्ता किया यहीं पे मुलाकात में कि सर इनकी फ़ैमिली को यकीन नहीं आ रहा, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि ये इसका तो इंतकाल हो चुका है, इसको तो सज़ाए मौत हो चुकी है, और वो कोई ऐसा प्रूफ मांग रहे हैं कि जिससे उनको यकीन हो। एज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज़ यूनिफॉर्म पर्सन, हम ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर इनकी बाहर शेयर नहीं कर सकते जो नहीं हो सकता, ऐसा अलाउ नहीं है। कुदरती तौर पे आप लोग पहले भी आए, रिकॉर्डिंग करके गए, और वो दोबारा कुदरत आपको यहाँ अंदर ले आई कि वो प्रोग्राम आपका जो भी हुआ उसको प्रॉब्लम आ गई। तो वो मुलाकात के लिए जैसे ही मोइनुद्दीन नज़र आया मुझे, और उसके मुझे चेहरा और वो आंसू नज़र आए, उसकी तकलीफ़ का एहसास हुआ, क्योंकि हम यहाँ डील कर रहे हैं 7-7.5 हज़ार के करीब कैदियों को डील कर रहे हैं, जिसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं, जो जाने अनजाने या हादसाती तौर पे या हैबिचुअल भी हैं। तो उसमें ये नहीं कह रहा कि मैं सारे जो है बेकसूर हैं, तो उसमें कोई ना कोई जुर्म तो किया जो अल्लाह जानता है और वो जानता है। तो ये आया, इसके शख्स की चेहरे से भी लग रहा है कि, और ये आपके सामने कह भी रहा है कि हादसाती तौर पे एक वाक़या हो गया, और 26 साल जब उसको फैमिली ने उसने माफ़ भी कर दिया, लेकिन मैटर उस वक्त ये था कि एटीसी के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो इनका मैटर एटीसी का था अदालत से, और वो मैटर प्रेसिडेंट साहब तक गया हुआ है, और वो ये उसी लम्हे मेरे सामने नज़र आए, और आप एक इंटरव्यू कर रही थी कैदी का, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर सवाब की नीयत से एक प्रोग्राम करना है तो मैंने कहा ये सवाब है, क्योंकि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी न किसी को मखसूस लिखा हुआ होता है कि कोई काम करा रहा है। आपको मैंने वो बताया इनके बारे में और करवाया। कई आपके मीडिया के दोस्त मुझसे नाराज़ हो रहे होंगे, यार ये प्रोग्राम आपने हमसे तो नहीं करवाया। कुदरत उसको मेरे सामने लाई, और ये इसके इत्तेफाक है जिस वार्ड में ये है, सज़ाए मौत के कैदी जो हैं वो मेरे पास ही हैं। तो अल्लाह ने मुझसे ये काम कराना था और आपके तवज्जुह से कराना था। बाकी चैनल्स के दोस्तों से मैं माज़रत चाहता हूँ कि भाई उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए नहीं लिखा हुआ था, तो जो काम आपके नसीब में लिखा हुआ था वो आपके तवज्जुह से हो रहा है, करवाना मेरी ज़ात से था। मुझे किसी ने एक बात कही थी कि अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए सिलेक्ट किया आपको, तो वो काम आपसे करवा रहा है। तो आज मुझे समझ में आता है कि इस जैसे बहुत सारे लोगों को मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो एक बुरा इंसान जागा हुआ है, हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा इंसान होता है, मेरा मानना ये। तो जो बुरा इंसान जाग गया उसको सुलाया जाए और अच्छे इंसान को जगाया जाए, ताकि इसी माशरे में हम वापस इन लोगों को भेजना है। जैसे घर के बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम भी इन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी माशरे में वापस जाना है। लेकिन जो हैबिचुअल्स जिनकी फितरत में बसा हुआ है, तो वो कुछ नहीं, वो बाहर पुलिस की आवाम की गोली से मारे जाएंगे या आवाम के हाथों मारे जाएंगे। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि ये तो हमारा वो वाक़या हो गया जो आपके लिए भी बड़ा एक तमानियत बख्श है, और हम मेरे लिए भी एक कोशिश हमने की। कोशिश 26 साल से जो तरसता हुआ अपने घरवालों की शक्ल देखता हुआ के लिए तरसता हुआ एक कैदी था, उसको अपने घरवालों से उनका रब्ता 26 साल बाद हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और आपकी कोशिश से नसीब हुआ। इसकी तमानियत एक तरफ। मैं अगर आपसे बहैसियत एक ऑफ़िसर ये मालूम करूँ कि मुइनुद्दीन, अगर मैं इसके बारे में मालूम करूं कि आपका एक्सपीरियंस बहैसियत इंसान, इसमें आपने क्या ऐसी पछतावे के बाद कोई इस तरह की इखलाकी डेवलपमेंट देखी है कि जिसकी बिना पे आप कह सकें कि इसका इखलाक, इसका एटीट्यूड, इसका जो जुर्म से इसकी नफ़रत है एक क्राइम करने के बाद जो इसके साथ जो हाथों हो गया था आज से 26 साल पहले, आपने कोई इसके अंदर बेहतरी महसूस की है इखलाकी तौर पे कि आप कह सकें कि अगर इसको फ़र्ज़ करें कि अगर ये कल बाहर निकलता है तो ये एक बेहतरीन शहरी होगा? हाँ जी बिल्कुल, ये और इनकी चेन वाले जो आज़म तारिक हैं, ये दोनों बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। जो देखा, और यकीन भी नहीं आता इन लोगों को देखने के बाद कि जैसे उसने ख़ुद आपसे लास्ट इंटरव्यू में कहा कि अनजाने में एक वाक़या हो गया, दोस्ती में ऐसा वाक़या हो गया। ये और इनकी चेन वाले देखने के बाद लगता नहीं है कुछ, जैसे इसलिए तो कहा जाता है गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को भी यही कहूँगा कि गुस्सा इस्लाम में हराम करार दिया है, इसीलिए करार दिया है कि गलती से कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, तो फिर आप यहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, क्या आपको लगता है कि इस जेल के अंदर जो तकरीबन 7,000 के करीब कैदी हैं, 7,000 के लगभग होंगे, 7,000 में और कैसे इतने कैदी होंगे कि जो कि मुइनुद्दीन की तरह जो है वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, और आपको लगता है कि इनकी भी दाद रसी होनी चाहिए? देखिए, सज़ाए मौत के कैदी जो है ना, वो दो किस्म की सज़ाएँ काट रहे हैं। एक सज़ाए मौत जो रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं इंतज़ार में सज़ाए मौत के, साथ साथ वो 25 साल 26 साल इस तरह की जो उम्र कैद एक तरीके की वो भी काट रहे हैं। बहुत से लोगों की पेंडिंग हैं, अपीलें हाई कोर्ट के अंदर हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ प्रेसिडेंट साहब के पास भी हैं मर्सी अपील्स। अब प्रेसिडेंट जरदारी साहब पहले ही प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने जो है यहाँ कैदियों के लिए, क्योंकि वो खुद जेल काट के गए हैं, उनको अंदाज़ा है, तो उन्होंने कैदियों की सहूलत के लिए काफ़ी काम किया। और यहाँ पे खाने का जो सिलसिला आज सेंट्रल जेल के अंदर आप देख रही हैं,
पूरे सिंध की जेलों में गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है ख़र्चा इनका, कैदियों के खाने का। तो जिस तरह की बाहर महंगाई है, या बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी हैं कि आपको देखें खाने पीने के ही मसले हैं, तो उनके लिए एक सहूलत ये की। साथ साथ जो अब मर्सी अपीलें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं सालों से, मुझे उम्मीद है कि सरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब जो है उसके ऊपर भी देखेंगे, जल्द से जल्द उस पर भी काम होगा, क्योंकि ऐसे कई कैदी हैं जो मुख्तलिफ़ चैनलों में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, अपील कर चुके हैं साबका प्रेसिडेंट साहिबान से भी कि मर्सी अपील में देखें। और बहुत से ऐसे कैदी हमने यहाँ जाते हुए देखे हाई कोर्ट से, वो बरी भी हो गए, और जो 12-12, 13-13 साल काट के गए हैं, लेकिन केसेस चले जब उनके, तो वो बरी भी हो गए। तो ये तो अल्लाह ताला को पता है कि केस क्या है, जेन्युइन है या नहीं है। बल्कि एक कैदी हमें जो जा चुका है, बल्कि हमारे हिसाब से तो वो जेन्युइन था, लेकिन वो बरी होकर जा चुका। उसमें केस के प्रोसेस में जैसे कहते हैं ना कि जज साहिबान का भी उसमें वो नहीं होता, जब आईओज़ केस स्ट्रॉन्ग बना के देंगे तो तभी तो उसके ऊपर फैसला होगा ना। जब केस ही हल्का बना के देंगे तो जज कैसे उनको रोक सकते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जैसे ये प्रोग्राम चला है उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 24 घंटे से पहले इनकी फैमिली ने वो प्रोग्राम देखा है और हमारे पास उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए। आप तक उनसे उनका जो रब्ता था वो किस तरीके से मुमकिन हुआ? जी, हमारे पास आईजी प्रेसिडेंट हमारे काजी नज़ीर साहब हैं, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने रब्ता करके एसएसपी साहब को कहा कि भाई इसकी फ़ैमिली से बात कराओ। और जब इसकी फैमिली जब तक हमारा प्रोग्राम चला वो उसके फ़ौरन बाद आपके प्रोग्राम के फ़ौरन बाद ही जब ये सिलसिले चले, जिस तरह से आपसे लोगों ने रब्ता किया, इसी तरह आईजी साहब से भी रब्ता किया। आईजी साहब ने यहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब को कहा, फिर इनकी बांग्लादेश वीडियो कॉल कराई गई व्हाट्सएप के ऊपर, और वो लम्हा मेरे लिए भी बड़ा वो था कि एज़ गैर मामूली एज़ इंसान, क्योंकि मैं इस सिलसिले में आपसे अटैच रहा और मुझे पता है कि ये मेरे वार्ड में है इनका। तो वो लम्हा जज्बाती लम्हा जो इसकी फ़ैमिली की इसकी वीडियो कॉल हो रही थी, तो मेरे लिए भी था कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे जो इन लोगों की बातचीत देख के। तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और तमाम व्यूअर्स के लिए भी आसानी करे अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो। आप की भी कोशिश, हमारी भी कोशिश अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुई। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ थे। अब ज़रा बात करते हैं उस शख्स से कि जिसके लिए ये प्रोग्राम किया गया था और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों और हमारी कोशिश को अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने कामयाब करना है। और यकीन करें कि मिला वो अपने घर वालों से है और ख़ुशी के आंसू हम लोगों के निकल रहे हैं। मतलब कि अपनी एक इंसान भी तो हैं हम लोग, तो उस इंसान मुईउद्दीन से ज़रा मिलते हैं, उसकी ज़रा कैफियत जानते हैं। अब हैं मुईउद्दीन भाई हमारे साथ। मुईउद्दीन भाई, वालेकुम सलाम, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। मैं आपके शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। दुआ दें, बस दुआ दें। मैं दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए इतना दुआ करता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे और मेरे इदारे के लिए, क्योंकि हम सब जो थे ना आपके मामले में, हम सब प्रोफेशनल से ज़्यादा हम पर्सनल हो गए थे कि किसी तरीके से बस आपका रब्ता वो हो जाए। हम ज़ाती हैसियत में हम लोगों ने इसके लिए दुआएं मांगी थी। मुईउद्दीन भाई, आपकी बहन ने आपसे वादा किया था ईद पर और मैंने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अज़र दे इसका। 26 साल के बाद जब आपने पहली नज़र, आपके घर वालों ने वो मुझे पता है कि किस तरीके से आपके घर वालों ने फ़ौरी तौर पे हमसे रब्ता किया था आपका, जैसे ही वो प्रोग्राम देखा है। उसके बाद वो मंज़र मैं नहीं देख सकी जिस वक्त आपके घर वालों से आपका वो रब्ता पहली मरतबा मुमकिन हो सका, क्योंकि मेरे में इतनी ताब नहीं थी। ये बताएं कि मुईउद्दीन ने जब पहली मरतबा 26 साल के बाद अपने भाई और बहन को देखा, क्या जज्बात थे? मैं जज्बात क्या बोलूँ, मेरे आँखों से आंसू बह रहा था। बस मैं बातें कर रहा था। मेरे आपकी तरह ही बिल्कुल मेरी बड़ी बहन थी, मेरे सामने वो रो रही थी, मेरे घर वाले सब रो रहे थे। मैं बस उस वक्त मेरे मुंह में कोई बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, मैं बस रोता रहा। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद तो स्टेबलिश हुआ थोड़ा बहुत आराम से। फिर उनसे बातचीत किया तो उन्होंने मेरे हाल चाल पूछा, किस तरह मतलब रह रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे तो राज़ीनामा हो चुका है, मुद्दा ही मुझे माफ़ कर दिया है। तो जो 780 जो मेरे ऊपर गलत लगाया गया, उस पर तो मेरा इन्वॉल्व था नहीं। बस ये है कि यही कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला को किसी तरीके से सदर ममलिकत को ये पैगाम पहुँच जाए कि वो हमारी ये जो ना 780 के हवाले से वो बस उन्होंने एक साइन कर देना, हमने यहाँ से आज़ादी मिल जाना अल्लाह ताला के हुक्म से। बस वो ये करे कि हमारी फरियाद राज़ीनामा आपका हो चुका है, वो मुद्दा ही हमारे को माफ़ कर दिया। वो अदालत से भी ये सारे कार्रवाई वो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह करे कि आपके हक़ में जल्द से जल्द एक और खुशखबरी है और आप अल्लाह ताला आपको नसीब करे कि आप अभी तो जो आप अपने घर वालों से एक ऑनलाइन आप बात कर रहे हैं या फिर आप स्काइप पे बात कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल कर रहे हैं। मेहरबानी, सर ने मेरे को वीडियो कॉल करा दिया, मेरे बहनों से मिला दिया,
सर की और बहुत दूसरे सारों की बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरों ने मेरे ये जो मोहिउद्दीन भाई, जिस वक्त मैं आपसे मिली थी ना, आपको याद होगा मेरे अल्फाज जब मैं लोगों से बात कर रही थी और मैंने कहा था कि ये जो हिस्सा ना, ये समझ लें कि ये मेरे प्रोग्राम का बड़ा ख़ास हिस्सा है और इसको आप जितना ज़्यादा इस प्रोग्राम के हिस्से को आप शेयर करेंगे, ये उतना ही कार खैर आपके हिस्से में आएगा। जब आपने वो, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या मामला हुआ था, आपके हाथों एक्सीडेंटली एक कत्ल हुआ, जो भी वो मामला हुआ, फिर आपका राज़ीनामा होता है, फिर उनके जो घर वाले हैं वो भी एडमिट कर लेते हैं कि वो एक हादसाती, एक आपके हाथ से एक क्राइम हो गया था। 26 साल इस जेल के अंदर आप रहे हैं। 26 साल में आपके अंदर कौन सी ऐसे जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं इखलाकी तौर पे, या जुर्म से कितनी हद तक आपको और ज़्यादा नफरत हो गई है इस जेल में? किस तरह की आपकी इस जेल क्या कैसी तरबियत हुई है आपकी यहाँ? आपके यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी जो भी मेरे को ऐसे कैदी मिलते हैं जो बार बार आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, उनको मैं नसीहत करता हूँ कि इबरत देखो हमारी हालत, हम किधर पड़े हुए हैं सजाए मौत में 26 साल से पड़े। तुम लोग सुधर, जब बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, ये कौन सी हरकत है? ये कोई इंसानियत हो रही है यार? एक दफ़ा दो दफ़ा बंदा कोई गलती कर लेता है तो बंदा तौबा कर लेता है, तुम तो बार बार। तो इसी तरह मतलब अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तो मौका दिया है जेल में, एक तरफ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला ने मुझे वो बनाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो आपने माजी से अभी आपने बहुत कुछ सीख लिया है। उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी जो होगी उसमें इंशाल्लाह ताला किसी जुर्म का साया नहीं होगा, किसी सज़ा का साया नहीं होगा। हमारी पूरी दुआ है कि आप दुआ ये करें कि बस अल्लाह ताला जो है ना, मैं जिस रास्ते में अब चल पड़ा हूँ उसमें हर किसी को मैं यही समझाता हूँ कि खुदारा ये रास्ता छोड़ दो। इस रास्ते पे जो चलने वाले हैं, जिस रास्ते में गलती से आप चले गए थे और उस रास्ते की कीमत आपको क्या अदा करनी पड़ी, ज़रा उसको बता दें कि जो कि इस वक्त कोई इंटेंशनली कोशिश करने की कोशिश उसमें है। ज़िंदगी उसकी बर्बाद क्या रहेगी? 26 साल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे उम्र 17-18 साल था जब मैं जेल आया हूँ। 26 साल में जेल में काट लिया, इतनी तो ज़िंदगी में बाहर नहीं काटा हूँ। इतनी ज़िंदगी मेरे बाहर नहीं गुजरी जितनी ज़िंदगी मेरे जेल ने खा गया। अब क्या क्या बोले आपको? इससे बड़ी बर्बादी और क्या हो सकती है इंसान के लिए? और आपको पता है कि आपके लिए, चूँकि आपका इखलाक यहाँ पे बहुत अच्छा था, आपका किरदार यहाँ पे बहुत अच्छा रहा इन 26 सालों में, तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो यकीन करें कि उनके दिल में ये आया कि इसके साथ अब ऐसा है कि ये इंसानी एक तकाज़ा है, इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा है कि इसकी घर वालों से अब इसकी मुलाकात हो जानी चाहिए। यकीन मानिए कि उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में बहुत कोशिश की। अल्लाह ताला आपको आपकी आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपको जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको आपके घर वालों से मिलाया, वो लोग जो अपने प्यारों के इंतज़ार में, अल्लाह करे कि उनको भी किसी ना किसी वसीले से उनकी भी मुलाकात अपने घर वालों से हो जाए। प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसका मैंने बड़ा वेट किया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं यकीन मानिए कि बहुत सारे सवाल यहाँ पे ऐसे लेके आई हूँ कि जो ज़ाती तौर पे मेरे भी तजर्बे के लिए मुझे लगता है कि वो सवाल मुझे खुद ज़ाती नौयत में भी करने चाहिए। सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम अब्बासी साहब। अब्दुल करीम अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और यकीनन मेरे लिए तो बड़ी तमानियत की बात है ये जो मोहिउद्दीन का हमने केस हाईलाइट किया था, उसके बाद जो जिस तरीके से 24 घंटे से पहले उनकी फैमिली तक ये इत्तला पहुंची है, जिस शख्स को वो अपने प्यारे को मुर्दा समझ रहे थे, ज़िंदा उसको देखकर, ये पूरा प्रोसेस आपके सामने हुआ सर। आपने मोहिउद्दीन को आपने जेल में भी देखा है, इस अपने सेल में भी देखा है, आपने 26 साल उस बंदे को यहाँ पर हो गए। अब जब उसकी वो फैमिली पहली मर्तबा 26 साल के बाद उसको मिली है, ये मंज़र आपके लिए कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिस पहले तो आपके चैनल का और आपका विद द कोर ऑफ माय हार्ट शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसी जगह को सिलेक्ट किया जो सोसाइटी में उसको कुछ अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता।
उसके साथ साथ जब मैंने मोइनुद्दीन का इंटरव्यू देखा और उसकी फीलिंग्स देखे, जब उसने बात कर रहा था तो वो रो रहा था और वो उसने कहा कि ये मेरे खुशी के आंसू हैं और क्रेडिट गोज़ टू योर अकाउंट। थैंक यू सो मच सर। आपने इस तरह का जो है वो किया, तो उसने इस बात को किया और अल्लाह की मेहरबानी से आपके स्ट्रगल से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब इंशाअल्लाह हमने कोशिश तो की है कि एक चीज़ आपने ये भी नोट की होगी कि आप जब भी मीडिया वाले या जब भी कोई आप आते हैं तो आपके लिए हमें कोई अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। आप और कैदियों में हमने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया। हम समझते हैं कि भाई आप का अपना इदारा है ये सेंट्रल प्रिजन, और आप जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उससे होता क्या है कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस आती है कि जी इस तरह जिस तरह हम सोच रहे हैं प्रिजन को, वो प्रिजन अब है नहीं, अब वो एक इस्लाह घर, करेक्शन फैसिलिटी बना हुआ है। मैं किसी को दो कि मैं अब बोलना भी नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि भाई आपसे मिल लें और आप विटनेस हैं इस चीज़ की कि भाई आप इसको गवाही देंगी कि आपने क्या देखा, क्या महसूस किया। इस तरह के फीलिंग्स और इस तरह मोइनुद्दीन के केसेस को देख के एक इंसान में एक इंसानियत की और नई लहर आ जाती है। बिल्कुल आती है, सही कह रहे हैं। अच्छा अब्बासी साहब, चूँकि हम लोग ये हमारा पहला विज़िट गो के नहीं है, लेकिन ये स्टोरी हमारे लिए जिस तरीके से हमने एक नए तरीके से अपने ईद के शो में, हमें नहीं पता था कि ये इतना प्रोग्राम देखा जाएगा। हमने खुद बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो नोट की। जैसे कि मैंने देखा कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, मैं फिर से आपको एक दफ़ा कह दूं कि मैं आपको ये कहूँगी कि भाई आप जुर्म करें और यहाँ पर आएँ आपको बड़ी फैसिलिटी मिलेगी, ये बात नहीं है। पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। आपने कोई ऐसा कमिट नहीं करना है, ये ऐसा क्राइम कमिट नहीं करना। इसके बाद मैं बात का आगाज़ करूँगी कि देखें सर, मैं ख़ुद बहुत हैरान हुई। हम बचपन से फ़िल्मों ड्रामों, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे रसाई तो मुमकिन थी नहीं एक आवर, तो फिल्मों ड्रामों में हम देखते थे कि वो अजली रोटी और पतली पानी जैसी दाल और काल कोठड़ी में एक जगह पे वॉशरूम भी है और एक जगह सीलन ज़दा जो है वो सेल है और वहाँ पर कैदी को रखा गया है। तो हमारे जहन में इनफैक्ट कि यही एक चीज़ थी। मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो आप लोगों ने एक पूरी की पूरी एक चेन है स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की, वो ऐसे आप लोगों ने शुरू किए। मतलब ये आइडिया कैसे आया? और इसके बाद एक इखलाकी तरबियत भी होती है ना एक कैदी की, कि अगर वो क्राइम करके आ रहा है तो उसको ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि उसकी एक तरबियत हो, जब वो बाहर जाए तो एक अच्छा शहरी बन के जाए, ना कि मज़ीद वो क्रिमिनल स्किल्स जो है वो यहाँ से जो है वो सीख कर जाए। सर, ये इस्लाह घर का ये कैसे आइडिया आया और ये अचानक बदल गया और हमें पता भी नहीं चला? ये क्या इसमें क्या हुआ था? ये शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा और बहुत ही एक मीनिंगफुल क्वेश्चन किया, जिसका मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई दूँ। अब 2019 के जो रूल्स हैं उसमें आप ये डाइट मेन्यू देखें कि जो रोटी आपने खुद देखी, हाँ। जो डाइट मेन्यू उनको दिया जाता है वो इस तरह का मेन्यू है कि जो एक नॉर्मल शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है करेक्शन फैसिलिटी की, तो एक टाइम आया कि जहाँ पे हमारे जो हैं ऑनरेबल DIG मोहम्मद हसन साहब जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ये जो नए रूल्स आए हैं इस्लाह घर, इसको प्रैक्टिकली इसमें हम एडॉप्ट करें। फिर वो एक चेन चलती गई और फासले कटते गए और जो कैदी हैं वो एक हुनरमंद की शक्ल में आते गए और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब आपने आज देखा कि यहाँ पे जो स्किल प्रोग्राम्स हैं उसमें वो चाइनीज़ लैंग्वेज हो या अरबिक लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या जो बेसिक कोर्सेज हैं वो हों, उसमें लोगों ने देखा कि जी अब टाइम आ गया है कि हम क्राइम को छोड़ के और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक स्किल्ड पर्सन के तौर पे करें।
तो आज जो आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं वो उसी का एक मुंह बोलता सबूत। अब ऐसे साहब मुहियुद्दीन के केस की तरफ दोबारा आते हैं। 26 साल एक शख्स को इस जेल में होते हैं। देखिए सर, एक कैदी होता है या एक मुजरिम होता है कि जो कि आदी मुजरिम होता है, इंटेंशनली वो करता है और रिपीटेडली वो क्राइम करता है। आपकी जेल में ऐसे लातादाद कैदी होंगे और लातादाद ऐसे होंगे कि मेरे ख्याल में कि शायद ही वो अपने घर में ज़्यादा और जेल में उनका जो है वो गुजर ज़्यादा होता है। एक तो वो कैदी होते हैं और एक वो क्रिमिनल होता है। एक क्रिमिनल वो होता है कि जिससे एक्सीडेंटली कोई ऐसा क्राइम हो जाए, इंसान है, हो जाता है। मुहियुद्दीन 26 साल से यहाँ पर है। मुहियुद्दीन की अगर ओवरऑल हम रिपोर्ट आपसे लें तो इखलाक के हवाले से और दीगर उसकी सरगर्मियों के हवाले से क्या आप कहेंगे कि क्या ये इसने अपने आप को इसको पछतावा है अपने उस एक्ट के ऊपर, और उसको आपको ख्याल में कि इसने अपने अंदर एक पॉजिटिव इखलाकी चेंज लेकर आया ये इतने 26 सालों में? जहाँ तक पॉजिटिव चेंज है तो अगर आज आपके तवज्जुह से मुइनुद्दीन यहाँ पे है, उसने रिग्रेट फील किया कि मुझसे गलती हो गई, पछतावा हो सर। पछतावा है। उसके बाद जेल ने उसको क्या दिया है, तो आज जिस डिसिप्लिन में जिस तरह वो आप लोगों से बातें कर रहा है, हम हर किसी कैदी को आपके साथ इस तरह नहीं इंटरेक्ट होना देते। उसने चेंज किया है एटीट्यूड अपना, तो हमने उनको आपके साथ रखा है और उसने प्रूव किया है कि जी गलती सरजद हो गई है, लेकिन अब वो हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहता, ना ही अपनी फैमिलीज़ को, ना ही अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगा कि जी कोई भी इस तरह की गलती करें। डेफिनेटली उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट की है, तो ही आज आपने ये प्रोग्राम जो सेकंड प्रोग्राम उसके लिए ऑर्गेनाइज किया है, इट मीन्स ही हैज़ चेंज हिज मेंटल लेवल, सो दैट्स व्हाई ही इज़ विद यू। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। अच्छा सर, एक और चीज़, अब बात यह है कि उसके घर वालों से तो रब्ता हो गया मुहियुद्दीन का, अच्छी बात, ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और उसका हक भी बनता था। अब बात ये आ रही है कि मर्सी अपील उसने की हुई है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर सदर पाकिस्तान के पास मर्सी अपील भेजी जाए तो उसका फर्दर जो होता है वो क्या इसका प्रोसेस होता है, कितना लंबा होता है, क्या क्या होता है इसका? जी, इन्होंने मर्सी अपील भेजी है, उसको एक टाइम पीरियड होता है जिसको फिर प्रेसिडेंट साहब उसको कंसीडर करते हैं और होपफुली इंशाअल्लाह हमें रब करीम में ये उम्मीद है कि इसके हक़ में बेहतरी ही होगी, जो होगा वो इसके लिए अल्लाह के करम से बेहतर होगा। मैं यहाँ पे आपके बात का इख्तिताम करना चाहूँगी इस अपनी एक कमिटमेंट के साथ कि अब्बासी सर, जब तक कि मैं इस चैनल में हूँ और जब तक कि मेरे हाथ में ये माइक है, आपको कभी भी लगे कि आपके अंदरूने जेल अगर आपको किसी भी जगह पर मेरे इदारे की या मेरी आपको ज़रूरत पड़ रही है, अपना किसी इमेज जो कि लोगों में आपका जो एक इमेज है, इस जेल का इमेज है, या जो भी किसी हवाले से भी अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो, हम हाजिर हैं। आप हमें अपना बाजू ही समझिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कैदी मुहियुद्दीन की तरह और भी हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि किसी और कैदी को भी हमारी मदद की ज़रूरत है, हम हाजिर हैं। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल कीप इन टच विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये तमाम केस आपने अपनी नज़र से देखा ही, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा आपने इस केस को देखा है। ये चूँकि मेरे लिए और यकीनन आप सबके लिए जो है वो एक गैर मामूली केस होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहला और आखिरी केस नहीं है। इस वक्त अगर आप चले जाएं सेंट्रल जेल में तो हर दूसरा कैदी आपको इस तरह के उसका केस आपकी नज़र के सामने से गुजरेगा, जैसे कि मुहियुद्दीन साहब का है। तो अब जो मुहियुद्दीन का जो ये केस है, ये आप जानते हैं कि जो फैमिली है जिनके बेटे का इनके हाथों एक्सीडेंटली कत्ल हुआ, उनके साथ इनका पैचअप भी हो गया, यानी कि एक राज़ीनामा भी हो गया है। फिर उसके बाद ये 26 साल की सज़ाए मौत का ये कैदी जो है मुहियुद्दीन नाम का, ये अपनी 26 साल की सज़ा जो है वो जेल के अंदर काट चुका है, फांसी नहीं हुई उसे। अब मर्सी अपील सदर पाकिस्तान के पास गई हुई है।
इस ज़िम्न में ज़ाहिर है कि हम जज्बाती हो रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत कुछ चाह रहे हैं। एक ज़ाहिर है कि एक इंसान होता है, हमदर्द होता है, तो वो तो बहुत कुछ चाह रहा होता है, लेकिन कानून क्या चाह रहा है, कानून क्या कहता है, कानून की नज़र क्या है, तो कानून की क्या इस पे नज़र है और कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये है $1 बिलियन का असल क्वेश्चन। क्या होने के लिए जा रहा है कानून? ज़ाहिर है कि उससे बालातर कोई भी नहीं हो सकता। कानून इस हवाले से क्या राय रखता है, ये जानने के लिए हम आए हैं इस वक्त। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर जमील विक साहब, माया नाज सुप्रीम कोर्ट बार के ये मेंबर भी हैं, माया नाज वकील भी हैं। तो ज़रा मालूम करते हैं आमिर साहब, हमने एक स्टोरी पिक की, इत्तफाकन हमारा ईद के शो के लिए हमारा सेंट्रल जेल जाना हुआ। वहाँ पर हमें जो था वो बताया गया कि एक कैदी ऐसा है जिसका इखलाक जेल में बड़ा अच्छा है और एक्सीडेंटली जब वो 18 साल का था उसके हाथों हुआ एक कत्ल जो कि एक्सीडेंटली बकौल इसके था। फिर उसके बाद उसको होती है सज़ाए मौत। सज़ाए मौत के इंतज़ार में वो बंदा जो है होता है और उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि जैसे उसको सज़ाए मौत हो चुकी है क्योंकि ऑर्डर आ चुके थे। अब होता यह है कि फांसी जो है वो नहीं होती और 26 साल इस आदमी को इस जेल के अंदर हो गए। इसकी फैमिली को नहीं पता था। इसकी फैमिली जो कि बंगाली थी वो यहाँ से मायूस होकर माइग्रेट करके वो बांग्लादेश ढाका चले गए। उनका राब्ता हमने करवाया। अब बात यह है कि मुईउद्दीन का जो ये केस है ना, ये एक तो हो गया राज़ीनामा, दूसरा ये कि मर्सी अपील गई हुई है सदर पाकिस्तान के बाद। जब मर्सी अपील सदर पाकिस्तान के पास गई हुई है और राज़ीनामा हो गया तो इसमें कानून क्या कहता है? देखें, कानून तो ये कहता है कि मर्डर केस में तो सिंपल अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सुलह हो जाती है तो कंपाउंड हो जाता है, वो छूट जाता है। हाँ, उन केसेस में जिसमें 87 सेक्शन 7 ऐड होता है, 87 की दिफा लगी होती है, उसमें कंप्रोमाइज़ अफेक्टेड नहीं होता। वो आता है टेररिस्ट एक्टिविटी में या जिस ऐसा ऑफेंस जिससे माशरे में टेरर फैलाओ, फियर फैलाओ, उसमें राज़ीनामा कोर्ट कंसीडर नहीं करती। और सेक्शन 7 जो ATC है वो उसमें परमिट नहीं करता राज़ीनामा का। हाँ, अगर 302 सिंपल 302 हो तो वो कंपाउंडेबल है, उसमें सुझाव हो सकता है। अगर ATC का मामला है तो उसमें फिर उसमें कोई नहीं हो सकती। उसमें अगर मुदई या कंप्लेनेंट या विक्टिम वो आके कहता है या उसके लवाकिन कहते हैं कि हम इसको माफ़ करते हैं, तो फिर भी उसमें जो है वो स्टेट उसको नहीं छोड़ती। वो अनलेस एंड अनटिल अपील पेंडिंग्स हो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो देखें कि प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट्स और लुक्यूनाज हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे ट्रायल कोर्ट ने कंसीडर नहीं की गई, तो फिर वो उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकते हैं। और इस जो ये एक ग्राउंड है कि विक्टिम के घर वालों ने माफ़ कर दिया है, उसके लवाकिन ने माफ़ कर दिया, तो कंसीडरेबल है। इवन अदरवाइज 7 ATA में कंपाउंड है ही नहीं, माफ़ी है ही नहीं। अब ATC का ही मामला है, कुछ इस तरह का वो हुआ है। सदर पाकिस्तान के पास मर्सी अपील गई हुई है, यानी कि रहम की अपील। जहाँ तक हमारी मालूमात है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी सवाबदीद पर अगर एक साइन कर दें तो सज़ाए मौत कैंसिल हो सकती है। ऐसा मुमकिन है इस ATC के मामले में भी? जी, ATC के मामले में मुमकिन नहीं है। मैंने अर्ज़ आपसे यही की कि सदर पाकिस्तान का भी पाकिस्तान भी नहीं कर सकते क्योंकि 7 ATA लगता ही उसमें है। आपने सुना होगा वो केस क्या कहते हैं, वो DSP साहब के बेटे का मर्डर हुआ था, सिकंदर लाशारी का केस आपके गया होगा। उसमें सिकंदर लाशारी को उनके सब ने माफ़ कर दिया था, उनके लवाकिन ने भी माफ़ कर दिया था, मगर वो क्योंकि ATC की कलम लगी हुई थी वो रिहा नहीं हुए अनलेस एंड अनटिल उनकी अपील पेंडिंग थी। अपील में प्रोसिक्यूशन के डेंट्स और लिक्यूनास पर वो ऑर्डर सेटिसाइड हुआ और ऑर्डर हुआ उनके रिलीज़ का। तो अब मुझे इस केस में ये मालूम नहीं कि इसकी अपील आगे हाई कोर्ट में क्या हुआ। अगर प्रेसिडेंट के पास तो अपील जब जाती है जब तमाम रेमेडीज़ एग्जॉस्ट हो गई हों, हाई कोर्ट में अपील का फ़ैसला आ गया हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील का फ़ैसला आ गया हो, तो फिर हम प्रेसिडेंट के पास जाएंगे कि जी अब किसी भी हमारे पास कोई फॉरम नहीं है। अब इस मोइनुद्दीन साहब के केस में मुझे मालूम नहीं कि इसमें हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। तो अगर नहीं किया तो इनको जो है वो थ्रू सुप्रिटेंडेंट जेल हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। इन पर्सन कर सकते हैं, किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है।
अगर नहीं की, अगर हाई कोर्ट में अपील कर दी है, वहाँ से कोई ऑर्डर आ गया है, तो उस अपील को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ये अपना जो इनके साथ सुलहनामा हुआ है ये लगा के सुप्रीम कोर्ट के आगे रखें। देखिए सुप्रीम कोर्ट उस केस को दोबारा जांच करेगी, नीचे जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर में क्या इलीगलिटी रेगुलरिटी ट्रायल कोर्ट ने कमिट किया है, क्या कंसीडर नहीं किए, हाई कोर्ट ने क्या चीज़ें कंसीडर नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को देख सकती है बनिस्बत आप प्रेसिडेंट के पास जाएँ डायरेक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स को एटीसी के कानून के तहत सज़ा हो जाती है, तो कोई उस सज़ा का कोई रिवर्स करने का या उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी या फिर उसमें आज़ाद होने का कोई 1% भी या फिर 10%, 20%, 50% उसमें कोई फिजिबिलिटी बन सकती है? जी बिल्कुल होता यही है। 780A में नीचे पनिशमेंट इम्पोज होती हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है, हाई कोर्ट ऑर्डर सेट असाइड कर देता है, क्यूटल कर देता है। हाई कोर्ट कहता है ट्रायल कोर्ट ने जो है वो बहुत मैटर्स को कंसीडर नहीं किया गया, नीचे क्या फ्लॉज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया, 342 का स्टेटमेंट नहीं किया, बहुत सी चीज़ों पे हाई कोर्ट सारे मैटर को शुरू से लेके एंड तक फ्रॉम चार्ज टिल ऑल PWs के जितने भी एविडेंस लीड होती है सबको कंसीडर करती है हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट सेट असाइड कर देती है ऑर्डर को, अगर ऑर्डर में इलीगलिटी रेगुलरिटी हो तो। अच्छा, तो आमिर मुझे अब ये बताइएगा, ये मुहिउद्दीन का केस मैंने आपको मुख्तसरन मैं आपको बता रही हूँ, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मुहिउद्दीन को ये सदर पाकिस्तान से इनके लिए ज़्यादा अपील करना मुफीद होगा या फिर इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से रजू किया जा सकता है ताकि वो तमाम चीज़ों को जो है वो एक दफ़ा फिर से नज़रसानी कर सके? जी बिल्कुल, इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना चाहिए, इनको जो रेमेडी एग्जॉस्ट करनी चाहिए, जो जुडिशल रेमेडीज़ हैं। अब हाई कोर्ट भी इन्होंने गए हैं नहीं गए ये मुझे नहीं पता, हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आया उस ऑर्डर को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, नीचे आपके पास रेमेडीज़ हैं, आप पहले तो सुप्रीम कोर्ट जाइए इस मैटर को लेके कि जी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ अफेक्टेड हो गया हुआ है, नीचे ट्रायल कोर्ट ने चीज़ें कंसीडर नहीं की, 780A का केस नहीं है, टेरर जो है सेक्शन 7 अटैक नहीं होता, कोई फियर टेरर इस केस में नहीं है, ये जो मर्डर है आम रूटीन मर्डर है, इसमें कोई माशरे में अफरा तफरी नहीं फैली, कोई टेरर नहीं फैला, तो लिहाजा 780A को हटा के मेरे केस को रूटीन के केस में कंसीडर किया जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट एम्पल पावर, तो वो 780A को निकाल भी सकती है और इस केस में जो है कंप्रोमाइज़ इफेक्ट भी कर सकती है। मेरे ख्याल में कि शायद अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद उम्र कैद की तो उसने सज़ा काट ली होगी। उम्र कैद तो काट ली, देखें जहाँ ठीक है, उम्र कैद अगर डेथ पेनल्टी है तो उम्र कैद काट ली, पर वो सज़ा जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई ना, आपको तो टिल डेथ तक रहना है, आपने 27 साल भी काट लिए हों मगर आपको जो सज़ा कन्विक्शन इम्पोज हुई है वो डेथ पेनल्टी है, तो वो इम्प्लीमेंट होगी तो आपकी कन्विक्शन जो है वो फुलफिल होगी। अब लाइफ इम्प्रिजमेंट 26 साल काट ली, 27 साल की डेथ तो नहीं हुई, तो डेथ सस्पेंड है इनकी, मेरा ख्याल है वो फेडरल गवर्नमेंट ने सस्पेंड की होगी 14 जनवरी को लास्ट, मेरा ख्याल है 2014 को कुछ बुरखान खान था उनको इम्प्लीमेंट हुई थी, और एक बच्चा था 14 साल का, उनको जो है वो सस्पेंड कर दी थी उनकी, क्योंकि वो एट दैट टाइम जब इंसिडेंट हुआ था वो 14 साल का था और अब उसकी उम्र 24 साल हुई थी, तो वो जब हमारे मेरा ख्याल है फेडरल मिनिस्टर थे निसार अहमद चौधरी साहब, उन्होंने वो चौधरी निसार साहब जब थे, निसार साहब उन्होंने सस्पेंड करवा दी थी उनकी पनिशमेंट कि जी वो अभी ना दी जाए, क्योंकि एट दैट टाइम ही वाज 14 ईयर, तो इनका भी मुस्तकबिल भी है, ये भी है, और वो माइनर है, और वो भी एक्सीडेंट था, वो वॉचमैन था, बच्चा खुद 14 साल का था, 7 साल के बच्चे का मर्डर उन पर लगा था, और वो मर्डर चार्जेस तो ख़त्म हो गए थे, फिर अबडक्शन के चार्जेस रह गए थे, तो कुछ ऐसा सिलसिला था उनका भी। तो मुहिउद्दीन साहब को ये केस जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, अब मैं अपने इस प्रोग्राम के दौरान में, इससे पहले कि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, आमिर साहब आप एक काबिल एतमाद और एक बहुत ज़्यादा आपके माशाल्लाह से क्रेडिट पे भी बहुत एक अच्छा आपका रिकॉर्ड रहा है केसेस के हवाले से, जीतने के हवाले से, मायानाज वकील हैं आप। सर, ये एक बंदा ऐसा है जिसकी फैमिली भी यहाँ पर नहीं है, तने तनहा वो इस वक्त पाकिस्तान में है, मुहिउद्दीन नाम है, आपने यकीनन हमारी स्टोरी देखी होगी। सर, अगर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं कि चूँकि इनका यहाँ पे कोई भी नहीं है, इनकी फैमिली भी अगर आती है तो ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, बंगाली हैं वो,
तो क्या सर ये मुमकिन हो सकता है मुईनुद्दीन के इस केस को अगर सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना हो तो आप इसमें हमारी मावनत कर दें इस केस के लिए? बिल्कुल मैडम, मैं सबसे पहले तो K21 चैनल का और आपके प्रोग्राम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इशू को उजागर किया और आप लोगों ने जाकर वहाँ सेंट्रल जेल में इसको पॉइंट आउट किया। तो मैं आपके प्रोग्राम और आपके चैनल के बिल्कुल राज़ी हूँ इसकी कानूनी मावनत करने के लिए। हर तरीके से जहाँ तक मैं इनके लिए कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा, आपके चैनल से और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। तहे दिल से हम आपके मशकूर हैं सर, मैं और मेरा इदारा आपके तहे दिल से मशकूर हैं। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हुआ है। अब हमें ये भी पता है कि मुईनुद्दीन के इस केस को हम लोग लेकर आए हैं आमिर साहब के पास। आमिर साहब ने कमिट कर लिया है हमारे से कि मुईनुद्दीन के इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ये लेकर जाएंगे, मामनत ये करेंगे। आज हमने ये प्रोग्राम किया है, हमें दिल से खुशी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आप लोगों ने इस केस के हवाले से अपने फीडबैक से आगाह किया। हम आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। मुईनुद्दीन साहब का केस तो इंशाल्लाह ताला हम लोग और आमिर साहब जो हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस मामले के बाद एक दिल को तसल्ली हुई कि एक मुकम्मल प्रोग्राम हमने किया। हमारे प्रोग्राम से अगर किसी एक शख्स को भी इंसाफ मिल रहा है, भले 26 साल बाद ही, तो मैं समझती हूँ और मेरा इदारा समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। इस प्रोग्राम के साथ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई ऐसा मुईनुद्दीन से रिलेटेड आपका कोई केस है तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम अगर देखेंगे कि वो हमारे अगर पैराई पे अगर पूरा उतर रहा है या हम वो वाकई में ऐसा केस है जैसे मुईनुद्दीन साहब का केस था, हम इंशाल्लाह ताला इसको भी पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। फिलवक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।